हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों आपका क्लास 12th में चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि ऑल अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में सब कुछ आपको जानना है एंड आरएनए के बारे में आपको सब कुछ जानना है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, वो आपको बता चुकी हूँ कि डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आपको विस्तार में कई सेशंस में अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो किस तरीके से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स से मिल करके कौन कौन से बॉन्ड्स के साथ अटैच होकर के तैयार होता है। अब हम कल पढ़ रहे थे डीएनए की पैकेजिंग के बारे में, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल के डीएनए की बात करी थी कि वो लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, यानी लेंदी बहुत होता है। इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए कैसे अपने आप को अकोमोडेट करता है, उसकी पैकेजिंग किस तरह से होती है। तो हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जैसे कि कल हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से होती है। उसमें मैंने आपको हिस्टोन प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी बता दिया था। आप जो सामने अपने डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि हिस्टोन ऑक्टेमर होता है। हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ उसके ऊपर डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या करता है, रैपिंग किए रहता है। अब इसको आप देख करके इजीली समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो रैपिंग करता है। ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें आपका ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है हिस्टोन प्रोटीन को, और आपका ब्राउन टाइप लाइट ब्राउन कलर से डीएनए को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि किस तरह से आपका फॉस्फेट ग्रुप और ऑर्थोफॉस्फेट, फॉस्फेट में भी आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में हम कह सकते हैं कि ऑर्थोफॉस्फेट, और आपका शुगर, पेंटोज शुगर और न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसको आप बार बार इसी लाइन को रिपीट करेंगे, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। एग्जाम में क्रिस्टल क्लियर आपको बहुत कम शब्दों में एग्जाम में उसको लिख के आना है, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको देख करके आपकी आंसर शीट को देख के ये समझ जाए कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और मार्क्स उसी से मिलते हैं। अगर आप बहुत बड़ी रामकथा भी लिखेंगे तो साइंस के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं बच्चों की, उसमें मार्क्स आपको मिलते नहीं हैं। तो टू द पॉइंट बातें लिखनी है और उसमें आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये क्या है, इसके अंदर हिस्टोन ऑक्टेमर है। हिस्टोन ऑक्टेमर का मतलब, शब्दों को समझते हुए चलेंगे, ऑक्टेमर का मतलब है, जैसे हमने पेंटोज शुगर की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि पेंटोज का मतलब है कि कार्बन के 5 उसमें अणु शामिल हैं। उसी तरह से हिस्टोन ऑक्टेमर का मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टेमर, यानी कि एक हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल है तो 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच्ड हैं, 4 आगे और 4 जस्ट उसके पीछे, और हर एक आगे वाले के पीछे उसकी कॉपी होगी। पर हमने जो हिस्टोन प्रोटीन के नाम देखे थे वो कौन कौन सा था, वो था उसमें H1 जो है वो आपका मिसिंग था, H1 हिस्टोन मिसिंग था। 5 प्रकार के हमने हिस्टोन देखे थे, जिसमें से H1 हिस्टोन जो है वो मिसिंग था। तो अगर हम बात करें, मैं आपको बोल रही थी कि 4 हिस्टोन बीच में यहाँ पे जो पाए जा रहे थे, आपका ग्रीन कलर का जो गोला दिख रहा है उसमें आपका H2A शामिल है, H2B शामिल है, H3 शामिल है और H4 शामिल है। लेकिन H1 का क्या, तो H1 जो है वो यहाँ पे, ये देखिए, ये लंबा सा स्ट्रैंड इस तरीके से, जिसने डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को टाई करके रखा है, ऊपर से नीचे तक पकड़ के रखा है। यानी कि जब डीएनए ने रैप किया हिस्टोन प्रोटीन को, तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे रैप करने के बाद स्टेबल रहेगा। वो उत्तरदायित्व कौन निभाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है आपका H1 हिस्टोन। तो इसको आप कह सकते हैं कि वो प्रहरी की तरह एकदम खड़ा रहता है, ताकि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो हिस्टोन प्रोटीन से किसी भी कारणवश अलग ना होने पाए, ठीक है। तो अब आपको हिस्टोन ऑक्टेमर का और डीएनए की उस पर रैपिंग किस तरह से होती है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अब हम देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हमें ये समझना है कि जो डीएनए है वो 2.25 मीटर लंबा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे अपने आप को फिट कर पाता है ना। टारगेट हमारा यही है। तो कल हम बात कर रहे थे, 1 न्यूक्लियोसोम हैज अप्रॉक्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, है ना। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए के होते हैं। मतलब डीएनए के एक ट्विस्ट में हमने चर्चा करी थी कि डीएनए के एक ट्विस्ट में 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर, तो इसका मतलब लगभग डीएनए स्ट्रैंड की कितनी ट्विस्ट, कितने स्पाइरल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, लगभग 20 स्पाइरल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ऐसा कैलकुलेट आप खुद ही कर सकते हैं। न्यूक्लियोसोम इन अक्रोमैटिन रिजेंबल बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग्स। जब आप इसको देखते हैं माइक्रोस्कोपिक वे में, तो जो न्यूक्लियोसोम्स हैं क्रोमैटिन के ऊपर प्रेजेंट हैं, जो वो आपको बीड्स की तरह ऐसे लगता है कि धागे में मोती लगे हुए हैं, उनकी तरह ये आपको दिखाई पड़ता है ना। बीड्स on string structure in chromatin are further packaged to form chromatin fibers which further coil and condense to form chromosomes during metaphase। अब ये सब लाइंस पढ़ते समय आप एग्जाम्पल को लर्न रखेंगे तो एग्जाम्पल तुरंत आपके दिमाग में आएगा स्प्रिंग का, और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो ये क्रोमैटिन फाइबर है वो कॉइल बनाता है और कंडेंस हो जाता है, और क्रोमोसोम्स में वो फिर आपका मेटाफेज के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई पड़ता है ना। तो कंडेंस का जब कहेंगे तो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि स्प्रिंग को छोड़ दिया जाए, स्प्रिंग अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी तो कैसी दिखेगी, कितना ज्यादा अपने आप को वो कंडेंस कर लेती है, और स्प्रिंग खींचते हैं तो वो कैसी दिखती है ना। अब हम बात करते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं आपके डीएनए में। एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल। यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो क्रोमैटिन के पैकेजिंग जब हायर लेवल पे होती है तो उसमें काम आती हैं। तो इन प्रोटीन्स का आपको केवल क्या करना है, नाम याद कर लेना है बस। इसके अलावा आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, है ना। अब अगर हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करते हैं तो पॉइंट वाइज फिर से आप रिपीट करेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। मानकर अगर एक टिपिकल आप मैमेलियन सेल के डबल हेलिक्स डीएनए के लेंथ को काउंट करते हैं तो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। ठीक है, ये लेंथ जो है आपका किसी भी टिपिकल न्यूक्लियस में फिट नहीं हो सकती, है ना। इतना लंबा किसी भी टिपिकल न्यूक्लियस में फिट नहीं हो सकता। कल के सेशन में इस पे हमने भी चर्चा करी थी। जैसे किसी लिफ्ट में अगर वो 6 लोगों के लिए है तो उसमें 15 लोग एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं, एकोमोडेट नहीं कर सकती लिफ्ट, वो ऊपर ही अपना काम वो फिर नहीं करेगी। उसी तरह से किसी भी टिपिकल न्यूक्लियस में जब आपका डीएनए का लेंथ लगभग 2.2 मीटर के आसपास है तो वो पैकेजिंग मांगता है, यानी कि उस न्यूक्लियस में फिट होने के लिए उसको पैकेजिंग की आवश्यकता होती है, पैकेजिंग की जरूरत होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके बावजूद भी जो डीएनए है वो पूरे सेल में फैला हुआ नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप में पैकेज्ड रहता है। डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है, और कुछ प्रोटीन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनसे न्यूक्लियोइड रीजन में फिर ये जो डीएनए है वो प्रोकैरियोट्स में बंधा हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड में डीएनए जो है वो बड़े से लूप में व्यवस्थित होता है, यानी कि अरेंजमेंट होता है। प्रकृति में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें प्री अरेंजमेंट नहीं है ना। ये मान के चलेंगे कि जो भी ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो उसमें भी अरेंजमेंट पहले से इसका होता है।
अब यूकैरियोट्स में जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आप कह सकते हैं कि जटिल होता है। प्रोकैरियोट्स वाला समझना आपके लिए आसान है, लेकिन यूकैरियोट्स का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स और हायर लेवल का होता है कि उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज जो बेसिक प्रोटीन्स का एक सेट होता है, उसके बारे में हमने बात कर ली है कि हिस्टोन्स का सेट होता है। उन प्रोटीन पे जो अक्वायर्ड चार्ज है वो चार्ज कैसे होता है, चार्ज साइड चेन्स में जो एमिनो एसिड, उस पर कितना एमिनो एसिड प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटीन्स। हिस्टोन्स में दो चीजें मिलती हैं, कल इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया था। बेसिक अमीनो एसिड्स मिलते हैं, वो कौन से, आपका लाइसिन और आर्जिनिन, ये दोनों बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। अब दोनों अमीनो एसिड्स की साइड चेन जो होती है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक। अब हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज होकर के 8 मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट बनाता है ना, और उसको क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का एक गोला जैसा, उसमें 8 मॉलिक्यूल्स आपके हिस्टोन के ऑर्गेनाइज होकर के जुड़े हुए हैं आगे पीछे करके, और वो क्या बना रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं, ठीक है। अब निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपट करके एक संरचना बना रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। उस संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। उस संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब एकदम ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होगी कि अब एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में डीएनए जो है डबल हेलिक्स के, उसमें लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं, तो लगभग 20 ट्विस्ट्स होते होंगे, ऐसा आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं। जैसे एक ट्विस्ट में एक पूरा स्पाइरल जो होता है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो 200 बेस पेयर्स अगर हैं तो इसका मतलब 20 उसमें घुमाव होंगे, है ना। न्यूक्लियोसोम जो है उसमें न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नाम का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी रिपीटिंग यूनिट को बनाता है ना। तो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक, अगर हम स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज की तरह दिखता है, जो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ये क्वालिटी है कि जब हम मान लीजिए अगर हम क्रोमोसोम या क्रोमैटिन की स्टडी कर रहे हैं, तो जो ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसकी आप स्टेनिंग कर सकते हैं, यानी कि वो आप उसको कलर करके और कलर्ड रूप में देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम कोशिश करके ये जानेंगे कि माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो ये स्टेन हो सकता है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक बॉडीज होती हैं जिनको आप क्रोमैटिन कहते हैं, वो स्टेनिंग उनकी हम कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आप देखते हैं, है ना, तो क्रोमैटिन में जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, है ना, ये दिख रहा है आपको, तो ये न्यूक्लियोसोम्स आपको बीड जैसे एक स्ट्रिंग है उसके ऊपर मोती लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ती है। तो जो जब आप कभी बड़े होंगे देखेंगे तो देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर भी लगता है ना। तो अगर आप देखें तो क्रोमैटिन में जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है ये पैकेज्ड होकर के क्रोमैटिन फाइबर्स का निर्माण करती है, और सेल डिवीजन की टाइम पर मेटाफेज स्टेज में फिर से ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण करती है। अब अगर हायर लेवल में क्रोमैटिन के पैकेजिंग के लिए फिर केवल हिस्टोन प्रोटीन से काम नहीं चलता है, तब उनको कुछ अलग से और एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जिसे सामूहिक रूप से ग्रुप में आप कह सकते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, नॉन हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और कुछ जिनकी जरूरत नहीं होती है वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, किस तरीके से डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम पे लिपटता है और किस तरह से वो स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम तक, उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये हम स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसकी किस तरीके से अरेंज होता है, किस तरीके से नाइट्रोजनस बेस अरेंज होते हैं, वो हम देख रहे थे। अब हम
देखिए, हम कल बात कर रहे थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, ठीक है। ये हम डीएनए ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात कर रहे थे। तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स उसमें शामिल होते हैं। उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स में जब डीएनए की पैकेजिंग की बात आती है तो उसमें कौन शामिल होता है? आपका हिस्टोन प्रोटीन शामिल होता है। हिस्टोन प्रोटीन आपका एमिनो एसिड्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक होता है आपका लाइसीन और दूसरा होता है आपका आर्जिनिन। ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए की रैपिंग के बाद कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब कल जब मैं इसको पढ़ा रही थी तो अब आज जब आपने कल पढ़ लिया है, आज इसको आप पढ़ रहे हैं, तो जब न्यूक्लियोसोम ये टर्म आया तो क्या आपको न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपको आपके दिमाग में दिखाई पड़ रहा है? आंखों से आप अपने माइंड में न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर सोच सकते हैं या नहीं? यदि सोच सकते हैं तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको इस समय, ये एक न्यूक्लियोसोम का चित्र बनाकर दिखाइए, न्यूक्लियोसोम का चित्र बनाइए और उस पर लेवलिंग भी करिए। चित्र बनाइए और लेवलिंग भी करिए। तो क्या आप न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बना सकते हैं और उस पर लेवलिंग कर सकते हैं? यदि उत्तर हाँ में है तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि उत्तर नहीं में है तो इसका मतलब यह है कि आपको फिर से एक बार उसको रिवाइज करने की जरूरत है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन्स पे डीएनए अपने आप को रैप कर लेता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से शामिल होते हैं? H2B शामिल होता है, H2A, H3, H4 और आपका H1। H1 पे राउंड क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो है, हमने बात करी थी कि ये किसकी तरह? प्रहरी की तरह काम करता है। ये प्रहरी की तरह काम करता है और ये चारों मिल करके क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर का मतलब क्या हो गया? ये दूसरा, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल और इसके जस्ट पीछे इसकी कॉपी, इसके जस्ट पीछे इसकी कॉपी। 1 2 3 और 4, है ना। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 और 8। तो 8 मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है? 8 मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? 8 मॉलिक्यूल से आपका बन रहा है ऑक्टेमर। ऑक्टेमर, ठीक। अब हमने देखा कि 5 तरीके के होते हैं हिस्टोन्स। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा दिया मैंने आपको कि कंफ्यूजन ना रहे। सेम एक जैसे ही नहीं होते, अलग अलग तरीके के ये प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए मैंने आपको नाम बताना उचित समझा। अलग अलग तरीके के नहीं होते तो आपको बताने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। ये जो 4 तरीके के होते हैं, H2B, H2A, H3, H4, ये चारों मिल करके 8 मॉलिक्यूल्स, यानी हर एक की 2-2 कॉपी लगेगी। हर एक की 2-2 कॉपी लगेगी। ऐसे करके 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर के हिस्टोन ऑक्टेमर बना लेते हैं। एक जो बचता है H1, ये उस स्ट्रैंड को रोके रखने का काम करता है। यानी कि अगर हम बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसके जस्ट पीछे 4 और, तो 8 मिला के हिस्टोन प्रोटीन बन गए। अब इस पे हम रैपिंग कर दें डीएनए की, इस पे यदि हम रैपिंग कर दें डीएनए की इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से इस पे रैपिंग कर दी गई डीएनए की, तो क्या होगा? यहाँ पे मान लीजिए रैपिंग की गई डीएनए की, तो क्या होगा? यहाँ पे एक स्ट्रैंड है यहाँ पे ऐसा। अब ये आपका है एक न्यूक्लियोसोम,
ये क्या है आपका, एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है ना। डायग्राम इसको सुंदर सुंदर बनाएंगे बच्चों, आपको जल्दीबाजी में बहुत ज्यादा सुंदर डायग्राम नहीं बनाया मैंने, इसको आप बहुत सुंदर भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या है आपका, ये है H2A, ये है H2B, कितने, 2 मॉलिक्यूल्स इसके, 2 मॉलिक्यूल्स इसके आगे पीछे कॉपी, ठीक है। ये है आपका H3, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, और ये है आपका H4, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और ये जो है ये आपका है H1, और इसीलिए मैंने इसको प्रहरी का नाम दे दिया, यानी दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को इसने क्या कर रहा है, होल्ड करके रखा है। ये क्या है, ये और ये दोनों है आपका डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड। तो इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड को ऊपर से नीचे तक होल्ड करके रखने का काम कौन कर रहा है, H1 कर रहा है। इसीलिए ये इसको मैंने क्या बोल दिया, प्रहरी बोल दिया, ताकि आपको इस शब्द से याद आए कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखने का काम करता है, ताकि ये इधर उधर ना होने पाए, ठीक है। तो ये आपका एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। अब मुझे लगता है आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हमने क्या देखा था कि स्टोन कैसा है, एक ऑक्टेमर बना रहा है, ठीक। ऑक्टा का मतलब होता है 8, हिस्टोन ऑक्टेमर में 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, H2B, H2A, H3 और H4, ठीक है। H1 जो है वो आपने देखा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ऊपर नीचे पकड़ के रखने का काम करता है। इसमें 4 आगे और 4 पीछे सेम मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक। हिस्टोन का ऑक्टेमर लगभग इस तरीके का बनता है, जस्ट इसके पीछे इनकी कॉपी होती है। हिस्टोन ऑक्टेमर इज द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक। अब हिस्टोन ऑक्टेमर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, पॉजिटिवली चार्ज होता है हिस्टोन ऑक्टेमर प्रोटीन, और निगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, ठीक। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कल हमने कहां तक देख लिया था कि जो न्यूक्लियोसोम बनता है वो कैसा होता है, आपका हिस्टोन ऑक्टेमर से बनता है। तो न्यूक्लियोसोम को आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए कॉम्पैक्शन, ठीक। अब किस तरीके से, अगर हम एक स्ट्रैंड बनाते हैं, सुंदर सा एक स्ट्रैंड बनाते हैं, मान लीजिए ये स्ट्रैंड बनाया हमने, मान लीजिए ये स्ट्रैंड है 2.25 मीटर लंबा, है ना। कितना लंबा होगा आप सोचो, बोर्ड पे नहीं आ सकता है, इतना लंबा होता है ना। इस पे किस तरीके से आप माइक्रोस्कोपिक वे में देखेंगे तो इस पे कुछ इस तरीके से, ऐसे आपको बीड्स की तरह, जैसे मोतियों की माला होती है वैसे बीड्स की तरह ये आपको दिखाई पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि सेम मैनर में, सेम पोजीशन पे, सेम डिस्टेंस पे ये लगे होंगे, क्योंकि क्या है, प्रकृति बहुत व्यवस्थित है, बहुत अरेंज्ड है, उसमें जब कोई दिक्कत आती है तभी वो गड़बड़ करता है, अदरवाइज वो एक तरीके का होता है ना। इंसान से गलती हो सकती है पर प्रकृति से गलती बहुत कम होती है ना। कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये क्या दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपको बीड्स के रूप में ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, किसी भी क्रोमैटिन फाइबर पे आपको ये न्यूक्लियोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको हम मान के चलते हैं कि ये डीएनए है। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है, जो आपको बीड्स के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझ में आ गया कि न्यूक्लियोसोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम में ये जो गोला आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें क्या क्या है, डीएनए भी प्रेजेंट है ना। उसके अंदर हिस्टोन ऑक्टेमर प्रेजेंट है, और बाहर की तरफ से एक हिस्टोन प्रोटीन का H1 वाला जो हिस्टोन प्रोटीन है उसने डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखा है ना। तो स्ट्रक्चर जब हम आपको, अगर ये कहानी की तरह आपके दिमाग में एकदम छप गया हो तो भी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, और अगर आपने इसको रटने की कोशिश करी तो बच्चों रटने पर तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। एक शब्द आप भूले तो पूरा आपका आंसर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये क्या है आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ क्रोमैटिन।
ठीक है, इसमें ये आपकी जो रेड कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ये न्यूक्लियोसोम्स हैं। ये न्यूक्लियोसोम है जो लुक्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, ये है स्ट्रिंग और ये है बीड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम जब देख रहे हैं, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका यहां तक एकदम कंप्लीट है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए कॉम्पैक्शन। न्यूक्लियोसोम्स जो हैं nucleosome is the basic unit of DNA compaction। यानी डीएनए की कॉम्पैक्शन में न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट है या मूलभूत इकाई है। कॉम्पैक्शन, ठीक। अब दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाएगा, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में उपस्थित डीएनए क्योंकि इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, हर दो बीड के बीच में, बीड्स जो है वो न्यूक्लियोसोम है, तो हर दो बीड्स के बीच में क्या है, कुछ गैप है, एकदम चिपकी हुई नहीं है, हल्का हल्का गैप है। तो उन गैप में डीएनए का स्ट्रैंड तो अनइंटरप्टेड होता है, मतलब पूरा जुड़ा हुआ होता है आपस में। तो कहीं इसके बीच में भी डीएनए का कुछ पार्ट है, वो जो पार्ट है डीएनए का, वही पार्ट दो न्यूक्लियोसोम के बीच में उपस्थित डीएनए जो है वो क्या कहलाता है, उसको आप लिंकर डीएनए कहते हैं। यानी लिंकर का मतलब लिंक करने वाला, एक दूसरे को जोड़ने वाला, क्या कहलाता है, लिंकर डीएनए कहलाता है। क्रिस्टल क्लियर। अब किस तरीके से ये बढ़ता है ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पे आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक, बिल्कुल इस तरीके का होता है ना। अब यही स्ट्रैंड जो है आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, हल्का कॉम्पैक्ट हुआ, अब इस तरीके से ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। अब इसके अंदर क्या है, ये रैपिंग है डीएनए की, ठीक है, रैपिंग है डीएनए की, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन्स, ऐसे ऑक्टेमर प्रेजेंट है इसके अंदर। अभी ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टेमर प्रेजेंट है सब में, हर रैपिंग के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे इतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, धीरे धीरे ये और कॉइल्ड हुआ, इस तरह से ये और कॉइल्ड हुआ, है ना, स्टेप वाइज। ये है पहला स्टेप, पहला ये हो गया आपका दूसरा स्टेप, यहाँ पे आ गए, ये हो गया तीसरा स्टेप, ठीक है। ये धीरे धीरे कॉइल हो रहा है। अब यहाँ पे ये कॉइल और छोटा हो रहा है, ठीक है सेम ही चीज। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये और कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर और कॉइल्ड हो रहा है, यानी लग रहा है कि बिल्कुल आपस में बिल्कुल चिपका हुआ होगा, स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग खींच रहे हैं तो स्प्रिंग अब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे अगर हम स्प्रिंग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो क्या ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अब इसको आप पहचानेंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। क्या ये स्ट्रक्चर आप पहचान सकते हैं,
ये स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या ये वाला स्ट्रक्चर आप पहचान पा रहे हैं? क्या ये वाला स्ट्रक्चर आप पहचान पा रहे हैं? अब इसमें ये है डीएनए, जिसमें 2 नैनोमीटर की इसमें ये था डीएनए पूरा, ठीक, जो आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है। इसमें आपको यहाँ पे बेस पेयर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्वाइल्ड हुआ। यहाँ पे ये क्या है? ये हिस्टोन ऑक्टोमर है। अब ये डीएनए की स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड है, बाद में आपको दिखाई पड़ना बंद हो गया। ये जो है ये आपका न्यूक्लियोसोम है, इसमें आपका 2 नैनोमीटर होता है। न्यूक्लियोसोम में क्या हो जाता है? ये न्यूक्लियोसोम में आपका 10 नैनोमीटर। अब इसके बाद इसको आप क्या कहते हैं? यहां देखो 3, 1, 2, 3, उसके बाद 4 और यहाँ पे ये 5वां, 5 स्ट्रक्चर आ गए। ये है आपका न्यूक्लियोसोम वाला पार्ट। ठीक है, ये कौन सा है? ये न्यूक्लियोसोम वाला पार्ट है, न्यूक्लियोसोम वाला, जिसमें न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ये है आपका सोलेनॉइड। ये क्या है? ये है सोलेनॉइड, जिसमें ये आपका 30 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है। फिर ये है आपका सुपर सोलेनॉइड, ये वाला पार्ट आपका है सुपर सोलेनॉइड, जिसका पहुंच जाता है 300 नैनोमीटर तक। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है आपका क्रोमैटिन। ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये है आपका क्रोमैटिन। इसका कहां तक पहुंच जाता है? ये आपका पहुंच जाता है 700 नैनोमीटर तक। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है ये है मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन, मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। अब इसमें क्या ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का नहीं दिख रहा है आपको? एक्स क्रोमोसोम क्या नहीं दिखाई पड़ रहा? ये स्ट्रक्चर जो है ये है आपका क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है क्रोमोसोम। और यहाँ पे डीएनए ने अपने आप को कंप्रेस करके, कॉम्पैक्ट करके सेट कर लिया है न्यूक्लियस के अंदर। इतना बड़ा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट करने के लिए इसका जो ये कितना होता है? 1400 नैनोमीटर। ठीक, तो अब इसमें ये आपका किस तरीके से कॉम्पैक्ट करता है वो प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। अब आपको केवल कुछ नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन क्रोमोसोम्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में जानना है, और क्रोमैटिन कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में जानना है आपको। और जानना है केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम्स का क्या क्या होता है ना? तो इसके लिए थोड़ा सा आप तैयार रहेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आपका डीएनए का पैकेजिंग कंप्लीट हो गया है। किस तरह से हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए अपने आप को रैप कर लेता है और H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो उसको प्रहरी की तरह दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को कैच कर लेता है, यानी कि रोक के रखता है, होल्ड करता है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है उस पार्ट को आप लिंकर डीएनए कहते हैं। और हमने सारे स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया, किस तरह से डीएनए स्ट्रैंड अपने आप को न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर लपेटते हुए, कॉम्पैक्ट करते हुए, कंप्रेस करते हुए, या कह सकते हैं स्प्रिंग की तरह कॉइलिंग करते हुए, दबाते हुए अपने आप को क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। उसके बारे में भी आपने आज जाना। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।